हेलो गाइस। स्वागत है आपका हमारे चैनल मेडिको टेक्नीशियन कोर्स में। जी हाँ, जिस पल का आपको काफ़ी दिनों से इंतज़ार था वो आखिरकार वह पल आ ही गया है। सभी को अपन लोगों को काफ़ी दिनों से वैकेंसी का इंतज़ार था कि वैकेंसी कब आएगी। तो हम आपके लिए आज एक ऐसी वैकेंसी लेके आए हैं। तो सभी लोग हमारे चैनल से जुड़ें। इस पर आप सभी को आ, आने वाली वैकेंसीज़ के बारे में बताया जाएगा। तो आज हम जिस वैकेंसी की बात करने जा रहे हैं, फॉर्म फिलअप करने हैं, उसमें कुल कितने पद हैं, सैलरी क्या रहेगी, इन सब पे हम बात करने जा रहे हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और सभी लोगों तक यह वीडियो पहुंचाएं ताकि सभी लोग इस वैकेंसी को फिलअप कर सकें और अपना कैरियर, अपना भविष्य सिक्योर कर सकें। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं आज की वैकेंसी। ये वैकेंसी हमारी रहेगी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जोधपुर में। राजस्थान जोधपुर की वैकेंसी है। एम्स जोधपुर में यह वैकेंसी निकली है। तो इस वैकेंसी के लिए हम मोस्टली अभी जो बात करने जा रहे हैं, आज हम टेक्नीशियन पदों की बात करेंगे। यह एक कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी है। यह 11/4/2026 को इसका एडवर्टाइजमेंट है वो रिलीज़ किया गया है जोधपुर एम्स की तरफ से। तो जी हाँ, आज हम इस वैकेंसी में बात करने जा रहे हैं कि कौन कौन से पदों में, कौन कौन से टेक्नीशियंस पद पे ये वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, जिसके लिए क्या आपकी योग्यता रहेगी, आपकी एज लिमिट कितनी रहेगी, कितनी वैकेंसी है और कितनी इसके सैलरी रहेगी। तो इसमें सीरियल नंबर दिया हुआ है। सीरियल नंबर 1 में मेडिकल फिजिस्ट के है, जो कि हमारे रिलेटेड नहीं है। तो जो अपने से रिलेटेड पोस्ट है उसी की बात करेंगे। तो सीरियल नंबर 2 पे है टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन। ओटी टेक्नीशियन की बात करें तो इसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन है बीएससी इन ओटी टेक्नीशियन, 5 ईयर एक्सपीरियंस इन कंसल्ट फील्ड। कि आप या तो बीएससी नर्सिंग होने चाहिए, ओटी टेक्नीशियन में जो बीएससी होता है, सॉरी नर्सिंग नहीं, बीएससी। बीएससी के साथ में ओटी टेक्नीशियन का कोर्स होना चाहिए और साथ में 5 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। एक इसमें दूसरी डिजायरेबल जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, उसके साथ में है कि 10th+2, या तो आपके पास बीएससी होना चाहिए ओटी टेक्नीशियन में, उसके साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस। अगर ये वाली चीज़ नहीं है आपके पास में, तो आपके पास में 10th+2 मतलब 12th के साथ साइंस होना चाहिए। 12th में साइंस होना बहुत ज़रूरी है। साथ में ओटी टेक्नीशियन का डिप्लोमा होना चाहिए। और इसी के साथ में आपके साथ फील्ड का जो इस फील्ड में है ओटी टेक्नीशियन में, उसमें 8 साल का एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है। तो ये जो दोनों चीज़ें ये है क्राइटेरिया फॉलो फिलअप करेगा, वही लोग ओटी टेक्नीशियन का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और जो इसमें एज होनी चाहिए वो 25 से 35 के बीच के लोग हैं, वो इसमें फिलअप कर सकते हैं। इसमें टोटल वैकेंसी रहेगी 6 टोटल पोस्ट है ओटी टेक्नीशियन की। तो उसमें 2 जनरल की है, 2 बीएस ओबीसी की है, एक एससी की है और एक ईडब्ल्यूएस की पोस्ट है। ओके, तो 6 इस तरह से डिवाइडेड वैकेंसी है कि 6 पोस्ट पे कौन कौन आएंगे, कि 2 जनरल के कैंडिडेट आएंगे, 2 ओबीसी के, एक एससी का और एक ईडब्ल्यूएस की। इसमें एसटी की सीट नहीं है। साथ में इसकी जो सैलरी रहेगी ओटी टेक्नीशियन की, ये सैलरी रहेगी 55,932 रुपये पर मंथ की। ये फिक्स सैलरी रहेगी इसमें। इसके अलावा इसमें कोई डीए या किसी प्रकार का कोई एचआरए नहीं दे होगा। ये इसमें फिक्स सैलरी रहेगी, क्योंकि ये एक्चुअल में वैकेंसी है, कॉन्ट्रैक्ट बेस की है। तो इसमें पहले से दिया गया जो आपकी सैलरी है 55,932 रुपये, जो कि काफ़ी एक अच्छी सैलरी मानी जाएगी। तो आप अगर इसके लिए एलिजिबल है तो मैं मेरा कहना यही है कि आप इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप करें। इसके बाद में बात करते हैं, नेक्स्ट थर्ड है रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन। जो रेडियोथेरेपी वाले टेक्नीशियंस बच्चे हैं उनके लिए ये सेकंड ग्रेड की वैकेंसी है, रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन की। इसमें आपको बीएससी ऑनर्स, केवल बीएससी ऑनर्स जो 3 साल की होती है, किसमें, रेडियोथेरेपी में या रेडियोलॉजी में, वो होना चाहिए। या अगर आपके पास ये नहीं है तो दूसरा ऑप्शन आपके पास रहेगा कि डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी या रेडियोलॉजी ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद 2 ईयर एक्सपीरियंस। की आपको रेडियोथेरेपी या रेडियोलॉजी में 2 साल का, सॉरी, रेडियोलॉजी या रेडियोथेरेपी में आपका डिप्लोमा होना कंपलसरी है। साथ में उसके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस बहुत ही कंपलसरी है। ओके।
और इसमें उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी जो भी बंदा है वो डिज़ायरेबल, इसमें जो लिखा है एबिलिटी टू यूज़ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर चलाना अच्छे से जानता हो या जिसके पास में इसके अतिरिक्त कंप्यूटर का कोर्स वगैरह किया हो, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी डिप्लोमा हो सकता है या कोई छोटा मोटा कोर्स जो होता है वो होगा तो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। इसमें भी जो एज क्राइटेरिया रखा है इसमें 21 से 35 ईयर का एज क्राइटेरिया रखा है। इसमें केवल एक पोस्ट है इसके लिए। इसकी एक पोस्ट है जिसकी भी सैलरी 55,932 रुपये पर मंथ, और जो एक पोस्ट है वो केवल ओबीसी के लिए है। ओके, बात करते हैं इसकी नेक्स्ट पोस्ट के लिए। नेक्स्ट पोस्ट परफेक्शनिस्ट होता है उसके लिए है। साथ में जो 5th नंबर का है अपना सीरियल नंबर टेक्नीशियन लैब टेक्नीशियन की है। तो लैब टेक्नीशियन में आपको या तो बीएससी होना चाहिए लैब टेक्नोलॉजी में, उसके साथ में 5 साल का उसको उस फील्ड का नॉलेज होना ज़रूरी है, मतलब 5 साल का उसके पास काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर ये दोनों ही चीज़ें नहीं है तो इसके अलावा आपके पास डिप्लोमा मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी या टेक्नीशियन है उसका लैब का डिप्लोमा होना ज़रूरी है। अगर आपके पास डिप्लोमा है तो फिर आपके पास में इसके साथ में 8 साल का एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है इस फील्ड का। इसमें भी एज क्राइटेरिया रखा है वो 25 टू 35 ईयर का क्राइटेरिया रखा है। इसमें केवल एक पोस्ट है जनरल की, वो जनरल के लिए है। आप जनरल के लिए आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो जिसकी भी सैलरी 55,932 रुपये पर मंथ रहेगी। ये पंचकर्मा टेक्नीशियन ये एक आयुर्वेदा होता है, पंचकर्मा के लिए आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स होती है वहाँ के लिए होती है। उसके बाद बात करते हैं 7 नंबर जो टेक्नीशियन डायलिसिस टेक्नीशियंस की बात करेंगे। डायलिसिस टेक्नीशियंस के लिए भी एक अच्छी पोस्ट है। इसमें आपके पास डिग्री है डायलिसिस टेक्नोलॉजी के अंदर तो इसके साथ में कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। अगर आपके पास में इसके लिए कोई अच्छी डिग्री है डायलिसिस टेक्नीशियन की तो उसके लिए अगर अगर आपके डिग्री रहेगी तो उसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और अगर आपके पास में दूसरा ऑप्शन है कि अगर आपके पास में डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी, अगर आपके पास में डायलिसिस टेक्नोलॉजी टेक्नीशियन का अगर डिप्लोमा है तो उसके साथ में जो 2 साल का है तो उसके साथ में भी 2 साल का किसी मेडिकल इंस्टीट्यूट या हॉस्पिटल में एक रिकॉग्नाइज अच्छा हॉस्पिटल है। अब उसमें बेडेड नहीं दिया गया है कि आपको उसमें कितना बेडेड हॉस्पिटल है, ये इन्होंने कंपलसरी नहीं किया कि 50 बेड 100 बेड 150 बेड 200 बेड 500 बेड, ठीक है, ये कोई कंपलसरी नहीं है। जिसमें भी लिखा कि उन्होंने कि रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट होना चाहिए विद 2 ईयर एक्सपीरियंस इन हीमोडायलिसिस, उसमें उस हॉस्पिटल में हीमोडायलिसिस यूनिट होनी चाहिए जिसमें 2 साल का उनके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मिनिमम एज क्राइटेरिया नहीं दिया पर बट मैक्सिमम दिया है कि मैक्सिमम में आपके पास 35 से ऊपर एज नहीं होनी चाहिए। इसमें 2 पोस्ट है, एक जनरल के लिए और एक एससी के लिए। इसकी भी सैलरी रहेगी जो 55,932 रुपये है। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम सीरियल नंबर 8 की, जिसमें है कैथ लैब टेक्नीशियन। ये कार्डियोलॉजी टेक्नीशियंस के लिए होती है, कार्डियोलॉजी टेक्नीशियंस है उनके लिए होती है। तो इसमें जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा है वो है कि या 12th के साथ साइंस साइंस मतलब होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 12th में, और उसके साथ में सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए जो कि डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी लैब इन्वेस्टिगेशन जैसे कंसिस्टिंग ईसीजी होल्टर टीएमटी, ठीक है, जो ये मॉनिटरिंग टेस्ट होते हैं इनका आपके पास किसी ना किसी का कोर्स होना चाहिए, और ट्रेंड इन इकोकार्डियोग्राफी, ठीक है, और वह बंदा जो भी कर रहे हैं उनके पास में कैंडिडेट वो इको में कार्डियो यूनिट की जो इको होती है उसमें ट्रेंड होना चाहिए, ऐसा उन्होंने प्रेफरेंस मांगा है। तो इसमें जो एज दिया है वो नोट एक्सिड 36 ईयर की, आपकी एज 36 ईयर से अबव नहीं होनी चाहिए। और इसमें जो पोस्ट है वो जनरल के लिए एक पोस्ट दी गई है। जो इसकी सैलरी दी गई है वो है कैथ लैब टेक्नीशियन की है वो 40,290 रुपये पर मंथ। इसकी जो सैलरी दी है 40,290 रुपये पर मंथ की सैलरी है, और केवल एक पोस्ट है वो भी जनरल के लिए। जो भी मेल या फीमेल कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकता है। इसके बाद एक लास्ट है, ये फिजियोथेरेपिस्ट के लिए है। तो फिजियोथेरेपिस्ट में भी देख लीजिए एक बार 12th प्लस साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होनी चाहिए 12th में। इसके साथ में आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए फिजियोथेरेपिस्ट की, और साथ में क्या होना चाहिए, डिग्री के साथ में 2 साल का आपको कहीं भी किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट काउंसिल के पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी एक रजिस्टर्ड हॉस्पिटल का एक एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आपके पास में है।
इसकी जो एज होती है वो 21 से 30 ईयर के बीच की ही एज मांगी है। इसके लिए 10 पोस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट में 10 पोस्ट मांगी गई, जिसमें 6 जनरल के कैंडिडेट हैं, 2 ओबीसी कैंडिडेट हैं, एक एससी से है और एक ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट है। और इसकी सैलरी भी 55,932 रुपये पर मंथ दी गई है। और जो ये वैकेंसी है वो आप वहाँ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एम्स जोधपुर के हैं, वहाँ से ये रिलीज़ की गई है। आगे बात करते हैं अब इसके कुछ रूल नियम, जनरल इंस्ट्रक्शन, कंडीशंस की कौन एलिजिबल रहेगा, कौन नहीं फॉर्म भर सकता। तो पहले तो बता दें कि एक ऑनलाइन फॉर्म है, नॉट ऑफलाइन, कि ये ऑनलाइन ऑफ है, इसमें आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा। आपको जोधपुर एम्स की वेबसाइट है www.emsjodhpur.edu.in पे जाना रहेगा। वहाँ पे आपको लिंक दिया हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का, वहाँ पे जाके आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। ओके। और इसमें यही चीज़ें लिखी है कि अगर कोई किसी ने अगर फ़िलअप किया है और अगर इनकम्प्लीट एप्लीकेशन रहा तो वो कंसिडरेबल नहीं होगा। और जो लास्ट डेट है वो उन्होंने जिस डेट को ये फॉर्म निकला है, मतलब 11 तारीख को निकला है, तो उसके 21 दिन तक इसकी ओपनिंग डेट रहेगी। ओके। तो ये है इसका। और इसमें दिया है कि जो भी आप फॉर्म में फ़ोटो अपलोड करोगे, सिग्नेचर डालोगे, वो एकदम विजिबल, क्लियर विजिबल होना चाहिए। अगर आपका क्लियर विजिबल नहीं रहा, फ़ोटो अगर क्लियर नहीं रही, तो हो सके वो एम्स जोधपुर उसको रिजेक्ट कर सकता है। तो जहाँ तक हो सके जो इसका बैकग्राउंड है जो फ़ोटो का, वो एकदम वाइट बैकग्राउंड रखना चाहिए आपको। किसी प्रकार की केप वगैरह नहीं लगानी है जब भी आप फ़ोटो खिंचवा रहे हो तो। और आपके फ़ोटो के अंदर दोनों शोल्डर्स सीन होने चाहिए। इस तरह से उसका इंस्ट्रक्शन रहते हैं। तो एकदम फ़ोटो एकदम क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और जो साइन होता है उसको एक प्लेन वाइट पेज पे आपको एकदम बिल्कुल क्लियर साइन होना चाहिए। अगर आपका क्लियर नहीं रहेगा, अगर उसमें साइन जो रहेगा अगर वो धुंधला रहता है, तो उसमें आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। आपका फॉर्म सबमिट में ही नहीं लेगा, उससे पहले ही आपको बाहर कर दिया जाएगा उस वैकेंसी से। इसकी फ़ीस की बात करें तो इसमें कैंडिडेट एक्सेप्ट फीमेल SC/ST पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट हु आर exempted from payment of fees are required to pay fees of 100 rupees by using online mode। ओके। तो इसमें बोला है कि उन्होंने कि फीमेल कैंडिडेट और SC/ST कैंडिडेट प्लस फीमेल कैंडिडेट और साथ में जो भी डिसेबिलिटी के पर्सनस हैं उनके लिए फॉर्म कोई फ़ीस नहीं रहेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है। चाहे फीमेल किसी भी हो सकती है, SC से हो, ST से हो, जनरल से हो, OBC से हो, किसी भी कैटेगरी की हो, सबके लिए फ्री है। और जो अदर है उनके लिए 100 रुपये फ़ीस रहेगी। मतलब जो जनरल और OBC के मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए फ़ीस रहेगी 100 रुपये। और ये सारा पेमेंट जो होगा ऑनलाइन 100 रुपये होगा, वो भी ऑनलाइन पेमेंट ही होगा। उस पर आप फॉर्म भरोगे तो उसमें ऑप्शन आएगा कि पेमेंट का, तो आप उसको ऑनलाइन होगा ना कि ऑफलाइन। और इसी तरह कुछ भी नो एज रिलैक्सेशन वुड बी SC/ST OBC कैंडिडेट पेइंग अनरिजर्व वैकेंसी। जिनको भी अनरिजर्व्ड के लोग हैं उनको किसी प्रकार का एज रिलैक्सेशन का कोई चांस नहीं है। जितनी उन्होंने एज बताया कि मैक्सिमम 36 उससे ऊपर होगी तो फिर उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो और बाकी जो जैसे SC/ST कैंडिडेट है उनको 5 साल का जो गवर्नमेंट रूल होता है, गवर्नमेंट ऑर्डर है, तो 5 साल का रिलैक्सेशन होता है। OBC 3 साल, PWD जिनको है उनका 10 साल, और अगर OBC प्लस PWD है तो उनको 13 साल, और PWBD वाला है SC/ST से है तो उनको 15 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। दूसरी बात है इसमें, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय है, उसने 3 साल रेगुलर या कंटिन्यूस सर्विस जहाँ दी है, तो उसके लिए ये सब एज रिलैक्सेशन है कि कहाँ कहाँ के लिए, नेवी, एयरफोर्स सब में किसी ने किया है कहीं पर, ठीक है, तो उनके लिए एज रिलैक्सेशन का ऑप्शन दिया है। ओके। तो जिनके पास भी ऑप्शंस रहेगा, बाकी किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट रहेगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, हम उसका पूरा बता देंगे कि आपकी एज में आप अलाउ है या नहीं है। किसी को है डाउट तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें यही सब कुछ दिया है कि जो भी टेरिटरी आर्मी वाले हैं सबके लिए अलग अलग एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है।
इसमें कुछ और भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आप एग्ज़ाम में फेयर होनी चाहिए, आपने जो साइन किया गया वही एग्ज़ाम में आपके साइन है वो मैच होने चाहिए, ठीक है। किसी प्रकार का इन्विजिलेटर या जो एम्स के सुपरवाइज़र है जो एग्ज़ाम लेंगे उनके साथ बिहेव नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर आपने किया तो आपको वहीं पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। साथ में इसमें एक दिया है कि द टेंचर ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल शाल बी फिक्स्ड टर्म ऑफ 11th मंथ shall not be extended upon the expiry of tenure. The contract shall terminate automatically without any further notice. ठीक है, ये जो अभी जो वैकेंसी है उन्होंने इसका क्राइटेरिया वो 11th मंथ के लिए रखा है कि 11th मंथ के लिए ये हम अभी रख रहे हैं और 11th मंथ के बाद ये ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएंगे और हो सकता है कि अगर उनको ज़रूरत रहेगी तो दोबारा से उसको रिन्यूअल किया जाएगा। और इसमें आपको मैं तो ये कहता हूँ अगर कोई नहीं कर रहा तो उसको करना चाहिए, क्योंकि वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत मायने रखेगा आपके लिए, आगे के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाली वैकेंसीज़ में भी आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर किसी का सिलेक्शन होता है तो बिल्कुल ज्वाइन करना चाहिए। और इसमें कुछ कैंडिडेट्स के दिए हैं कि उनके पास में जो PWD है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है, उनके वो जो गवर्नमेंट के रूल के अनुसार जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसका 40% से ज़्यादा फिजिकल डिसेबिलिटी से कम हुआ तो फिर वो नहीं माना जाता है, मतलब कम से कम 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए तभी उसको PWD का कैंडिडेट माना जाएगा, ठीक है। और जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो वहाँ के डायरेक्टर एम्स जोधपुर के थ्रू दिया जाएगा। बाकी इसमें सब कुछ ही दिया है कि अगर आपका बिहेव बीच में अगर ख़राब रहता है तो आपको कोई नोटिस देके भी आपको बाहर किया जा सकता है आपको, ठीक है, कि किसी प्रकार के आपके द्वारा कोई मिसबिहेव, मान लीजिए आपकी जॉब उसमें सिक्योर हो गई तो उसके बाद भी आपको, क्योंकि वैकेंसी एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की है, तो अगर आपको किसी प्रकार की कोई गलत होती है या आपने कोई भी प्रकार का वहाँ पे वोलेशन फैलाया या फिर आपने गलत तरीके से अपने ज्वाइनिंग की है, आपने गलत डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं, किसी प्रकार का कुछ भी हुआ है तो उसमें आपको गलत अगर आपने किया है तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। साथ में नो ट्रेवलिंग और अदर अलाउंसेज पेड टू द कैंडिडेट फॉर ज्वाइनिंग ऑफ पोस्ट, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको आने जाने का भी, जो भी एग्ज़ाम देने के लिए आप जाओगे कहीं पे सेंटर आता है तो उसके लिए आपको कोई अलाउंसेस वगैरह या पैसे वगैरह नहीं दी जाएगी। और साल में आपको कैलेंडर ईयर के अनुसार आपको 30 डेज़ का कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट एलिजिबल होंगे आप 30 डेज़ लीव के लिए आप, ठीक है, तो ये सब आपको मिलेगा वहाँ पे। इसके अलावा कोई भी आपको कोई कंप्लेन होती है तो उसके अंदर आप जोधपुर कोर्ट जुडिशरी है वहाँ पे आप अपनी कंप्लेन दर्ज करवा पाएंगे। और आपको किसी भी प्रकार की कोई भी मेल करनी है, कोई प्रकार का किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप ये रिक्रूटमेंट नॉन FSC @AIMS-Jodhpur.edu.in पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इस पे मेल कर सकते हो, साथ में इसका कांटेक्ट नंबर दिया गया है। अब वहाँ पर भी जाकर इसके बारे में आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यह वैकेंसी है जो जोधपुर एम्स की साइट पे दी गई है, तो इसलिए आप वहाँ पे विजिट करिए, अपना फॉर्म फिलअप करिए जब भी उसकी एक्सपायरी डेट है उससे पहले, और साथ में अपनी तैयारी को मजबूत करिए और साथ हमसे जुड़े रहिए ताकि हम आपको आने वाली आगे की तैयारी, आगे की वैकेंसीज़ के बारे में इसी तरह अलर्ट करते रहें। और इसी के साथ में आप हमारे चैनल को भी बहुत सारा ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। और हम आपके लिए कंटिन्यू जिस तरह से क्लासेस लेके आ रहे हैं आप हमारी क्लास को देखिए, क्योंकि इस तरह से वैकेंसीज आती रहेगी। और क्योंकि हमेशा देखो तैयारी पहले से होती है, ज़रूरी नहीं है कि वैकेंसी आने के बाद ही तैयारी की जाएगी, क्योंकि उसके बाद इतना समय नहीं मिल पाता है कि आदमी पूरी चीज़ें पढ़ सके। इसलिए स्टार्टिंग से ही आप कंटिन्यू हमारी क्लास लीजिए, उसमें नोट्स बनाइए, उसमें तैयारी रखिए ताकि जब भी वैकेंसी आए तुरंत आप फिलअप करें और आने वाली जो भी वैकेंसी है उसमें आप अपना नंबर सिक्योर कर सकें। क्योंकि अभी इस समय बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, इसलिए आपको स्टार्टिंग से ही अपनी तैयारी को मजबूत बनानी पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं
एक नई क्लास के साथ।